और अब बात करते हैं निकाय चुनावों को लेकर गर्मा रही गतिविधियों की। आपको बताते हैं कि आरक्षण के चलते किन नेताओं के गड़बड़ाए समीकरण और कौन से वरिष्ठ नेता अपनी महिला परिजन के लिए चेयरमैन की कुर्सी पर गड़ाए हुए हैं नजर। निकाय चुनावों के लिए आरक्षण तो हो गया, लेकिन इससे कई नेताओं के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। ऐसे नेताओं की नजर सिर्फ पार्षद ही नहीं, चेयरमैन के पद पर थी, लेकिन अलवर नगर निगम मेयर का पद महिला अनारक्षित श्रेणी में आ गया। इसके अलावा वार्डों के आरक्षण में भी बहुत सी सीटें रिजर्व हो गई। ऐसे में अनेक नेता अपनी धर्म पत्नियों या महिला परिजनों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि हाल ही नगर निगम के चेयरमैन की लॉटरी निकाली गई थी, जिसमें मेयर का पद अनारक्षित महिला के लिए तय हुआ है। इसके साथ ही अलवर में मेयर पद की दौड़ में शामिल नेताओं ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कई संभावित दावेदारों के वार्ड तय आरक्षण के अनुसार मेयर पद की तैयारी के लिहाज से अनुकूल निकले हैं, लेकिन अनेक दावेदारों को मायूसी भी हाथ लगी है। इसके अलावा दोनों प्रमुख दलों में पार्षद का टिकट हासिल करने की चुनौती दी है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां एक से अधिक नेता दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में नेताओं की बजाय उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति भी सामने आ सकती है। वार्ड 36 से पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल भी अपनी धर्म पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो चुनाव जीतने पर वे चेयरमैन प्रत्याशी बनने की प्रबल दावेदार होंगी। इसी वार्ड से नीलेश खंडेलवाल भी शामिल हैं। वार्ड 7 से भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश गुप्ता भी अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वा सकते हैं और वे भी जीतने की स्थिति में चेयरमैन प्रत्याशी की रेस में शामिल होंगी। इसी तरह वार्ड 32 जनरल श्रेणी में है और यहां से पूर्व सभापति प्रत्याशी धीरज जैन, वार्ड 3 जनरल से सुनील मेठी के नाम है। वहीं वार्ड 61 जनरल महिला का है और ऐसे में भाजपा नेता सतीश यादव महिला परिजन को उतार सकते हैं। उनकी निगाह भी चेयरमैन पद पर रहेगी। वहीं सीताराम चौधरी खुद वार्ड 23 से लड़ सकते हैं और उनकी पत्नी सुमन चौधरी वार्ड 23 से मैदान में आ सकती हैं। सुमन चौधरी भी चुनाव जीतने पर चेयरमैन की दावेदार रहेंगी। इसी क्रम में एक नाम भाजपा जिला उपाध्यक्ष मीना सैनी का है। वे भी सभापति रह चुकी हैं। कांग्रेस में भी कई दावेदार सक्रिय हैं। वार्ड 35 से महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, वार्ड 27 से शहर कांग्रेस अध्यक्ष रमन सैनी, वार्ड 39 से पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा तथा वार्ड 9 से जोगेंद्र कोचर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव और पूर्व पार्षद नारायण साईवाल दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस खेमे में ओबीसी वर्ग के दावेदार अधिक होने के कारण पार्टी ओबीसी वर्ग की महिला को मौका दे सकती है। वहीं पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल द्वारा अपनी पत्नी सुमन अग्रवाल को चुनाव लड़ाने की भी चर्चा है। अग्रवाल पूर्व में नगर परिषद चेयरमैन रह चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे। हालांकि बाद में पार्टी विरोधी बयानों के चलते उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में वे किसी प्रमुख दल से चुनाव लड़वाएंगे या निर्दलीय, यह आने वाला समय बताएगा। हालांकि उनकी निगाह चेयरमैन पद पर रहेगी, जो अनारक्षित महिला कैटेगरी में है। दूसरी ओर वार्ड 49 से लगातार चुनाव जीतते रहे अजय पूनिया एक बार फिर मैदान में हैं, जबकि उनकी बहन विमला देवी के वार्ड 17 से चुनाव लड़ने की संभावना है। पूनिया की नजर भी अप्रत्यक्ष रूप से मेयर पद पर रहेगी। उधर अजय पूनिया ने कहा कि पार्षद जनता और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होता है। निगम में पार्षद नहीं होने से आमजन की समस्याएं प्रभावी ढंग से प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने निगम में भ्रष्टाचार के मामलों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एसीबी तक मामला पहुंचने के बावजूद कई मामलों का खुलासा नहीं हो पाता। पूनिया ने आमजन से ईमानदार और जनता के बीच रहने वाले उम्मीदवारों को चुनने की अपील की। चुनाव की तभी भगवान जी घोषणा होना बाकी है, बाकी सारी तैयारियां पूर्ण हो गई और लोकतंत्र के हिसाब से डायरेक्ट की बजाय जनता के सीधा चुनने की बजाय पार्षदों के माध्यम से चुनने से थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि उससे जो सभापति या मेयर जो चुना जाता है उसकी पार्षद के प्रति भी जवाबदेही हो जाती है। अब क्या है कि पार्षद की जवाबदेही रहती है जनता के प्रति, और सीधा मेयर चुनने के बाद में क्या है कि पार्षद की कोई सभापति या मेयर के प्रति कोई वो रहती नहीं है जिम्मेदार। तो इसलिए ये ठीक है, सरकार का निर्णय उचित है कि भाई इन्होंने जो है जिसको इनडायरेक्ट कहते हैं इंडायरेक्ट चुनाव कराया, ये प्रक्रिया सरकार ने ठीक किया है। लेकिन ये कहा जाता है खरीद फरोख्त होती है पार्षदों की, तो कहीं ना कहीं इससे फिर बाद में कहने लायक नहीं रहता पार्षद। देखो जी, अब बिकाऊ आदमी का तो कहीं नहीं कर सकते कुछ भी, वो तो 22 का चुनाव होगा उसमें बिक जाएगा।
और रही बात खर्चे की, तो खर्चा तो जो मेयर का चुनाव लड़ेगा, डायरेक्ट का जो चुनाव होता है, तो डायरेक्ट का चुनाव भी कोई 10-20 हजार रुपए में हो जाता है। डायरेक्ट के चुनाव में भी पूरे शहर के अंदर प्रचार प्रसार रहता है, गाड़ी घोड़े रहते हैं, व्यवस्थाएं रहती हैं, बूथ की व्यवस्थाएं रहती है। फिर वो जो कैंडिडेट होता है उसको जो वार्डों में जो प्रत्याशी उसकी पार्टी के जो लोग चुनाव लड़ते हैं उन सब की व्यवस्थाएं उसी को करनी पड़ती है। तो मेयर का जो खर्चा होता है वो तो ऐसे हो चाहे वैसे हो, उंगली कान कैसे ही पकड़ लो आगे से चाहे घुमा के, उसका तो उतना ही पड़ना है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो है ना, अब बिकाऊ जो चीज है, अब बिकाऊ आदमी तो जो बिकेगा वो तो बिकेगा, कैसे बिकेगा उसको तो आप नहीं रोक सकते। वो वहां जाके धांधड़ करेगा, वहां भ्रष्टाचार फैलाएगा, तो इसलिए उसका तो एक अलग चीज है। लेकिन जनता के प्रति जो है ना, ये लोकतंत्र के हिसाब से इस तरीके से जो है पार्षद के माध्यम से चुनाव करवाना जनता के प्रति जवाबदेही ठीक रहती है। करीब 1.5 से 2 साल हो गए पार्षद को नगर निगम से दूरी बनाए, तो भी चुनाव नहीं हो पाए। फिर कोर्ट की फटकार लगने के बाद चुनाव हो रहे हैं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो रहा है, क्या इसको आप सही मानते हैं? नहीं देखो, 1 स्टेट 1 इलेक्शन तो ठीक है। अब जैसे निगम के चुनाव है तो निकाय के चुनाव में 3 साल तक चुनाव चलते रहते हैं। अब ये तो हो गया कि कम से कम जो है सितंबर के महीने में पूरे राजस्थान के निकाय खत्म हो जाएंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का तो क्या है, ठीक है साहब। अब जैसे पहले निकाय के चुनाव थे तो निकाय के चुनाव में 4-5 चरण हो जाते थे, उनमें 2-3 साल लग जाया करते थे। फिर समय समय पर जनता की मांग के हिसाब से सरकारें जो है नई पंचायतों को निकायों में गठित कर देती थी, उनका अलग टाइम पीरियड हो जाता था, उन पंचायतों का अलग टाइम, पंचायत भी 5-6 चरणों में चुनाव होते। तो अब उससे क्या होगा कि कम से कम पूरे राजस्थान का जो है निकाय उसका एक साथ चुनाव होगा, पूरे राजस्थान का पंचायती विभाग है उसका एक साथ चुनाव होगा। तो जो भी सरकार होगी उस सरकार को निकायों में और पंचायत में जो भी सुविधाएं देनी होंगी, जो भी लाभ देने होंगे, तो वो जनता में क्या कंफ्यूजन जो होगा वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन सरकार के हिसाब से भी और जनता के हिसाब से भी ये ठीक निर्णय है। देखो, जवाबदेही जब तक लोकतंत्र के अंदर किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होती तब तक उसमें जिम्मेदारी का भाव नहीं आता। प्रशासनिक ढांचा जो है, प्रशासनिक ढांचे का सरकार के प्रति जवाबदेही है, आम जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। उनका आम जनता से सीधा कोई जुड़ाव नहीं है। अब जैसे अलवर नगर निगम है तो उसका चार्ज प्रशासक नियुक्त किया जिलाधीश महोदय। अब जिलाधीश महोदय के पास तो खुद के पास में इतने काम है, तो वो एक प्रशासक के तौर पे क्या काम करेंगे? तो निरंकुशता आ जाती है, काम में शिथिलता आ जाती है, और जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो एक तरीके से लगाम है वो लगाम ढीली हो जाती है, तो व्यवस्थाएं तो खराब होती हैं। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने नेताओं ने जो लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं की है तो समाज के विकास के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए किया। तो अब वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन की वजह से ये 2 साल तक चुनाव टले, लेकिन उससे जनता को खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन अब क्या है कि एक साथ चुनाव होने से सरकार की जितनी भी सुविधाएं होंगी पूरे स्टेट में एक साथ चलेंगी। ठेका प्रथा पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह ठेका प्रथा है नगर निगम में और कुछ पार्षद भी रहते हैं उसमें शामिल, तो कैसे पारदर्शिता आएगी इसमें? देखो क्या होता है, अपने यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अब जैसा व्यक्ति मेयर बैठ जाएगा उसी हिसाब से संचालन होगा, जैसे जनता पार्षद चुनेगी उसा। अब आप चोर उचक्के बेईमान लंपट को बना दोगे, फिर वो लोग तो चोरी करेंगे। तो हमारा तो आपके माध्यम से जनता से भी ये कहना है कि भाई शहर के विकास के लिए जो लोग जनता के प्रति जिम्मेदार हों, जनता के बीच में काम करते हों और जिनका इन चीज़ों से दूरी हो, उन लोगों को चुन के भेजेंगे। तो लोग पर क्या है, लोकतंत्र का ये एक बड़ा बुरी स्थिति भी है कि कई बार संगठनात्मक दृष्टि से और जातिगत आधार पर हम प्रत्याशी का चयन कर लेते हैं, वो फिर अगले 5 साल तक बड़ा दुखदायी हो जाता है और उसका खामियाजा पूरे समाज को, पूरी जनता को, पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक योग्य और अच्छा व्यक्ति चुने, यही आप लोगों के माध्यम से है, जनता से आग्रह हमारा। वहीं अन्य वार्ड संख्या और दावेदारों को देखें तो वार्ड 31 से रणदीप सिंह लकी, 43 से जगदीश अटल, 7 से पूनम खंडेलवाल, 58 से विशाल गांधी और 22 से अंजू शर्मा बीजेपी के लिए प्रयासरत हैं। उधर कई अन्य दावेदार भी ताल ठोकेंगे, जिनमें वार्ड 63 से व्यापार संघ शिवाजी पार्क अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, 60 से पूरण भगत, 57 से संजय चंदेला, 24 से निधि यादव और वार्ड 30 से गोपाल जायसवाल भी शामिल हैं।
उधर कुछ दिग्गजों को खुद के लिए दूसरे वार्ड ढूंढने होंगे। हालांकि वे परिवार की किसी महिला को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। बतौर उदाहरण, निवर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर का वार्ड 20 महिला जनरल हो गया है। इसी तरह वरिष्ठ नेता अशोक पाठक को वार्ड 60 ओबीसी रिजर्व होने के कारण दूसरा वार्ड ढूंढना होगा। रमन सैनी हाल ही कांग्रेस शहर अध्यक्ष भी बने हैं। हालांकि अनारक्षित महिला के लिए वार्ड होने से वे खुद चुनाव मैदान में नहीं उतर पाएंगे। महिला परिजन को चुनाव लड़ाने के साथ ही वे खुद के लिए नया वार्ड तलाश सकते हैं। भाजपा के अरुण जैन का वार्ड एसटी महिला के लिए आरक्षित होने से उन्हें भी दूसरा वार्ड देखना होगा। अन्य पूर्व सभापति बीना गुप्ता का वार्ड अनारक्षित महिला के लिए है और उनकी राह भी खुली हुई है। कार्यवाहक सभापति रहे नरेंद्र मीणा का वार्ड एसटी में है और उनका मार्ग भी साफ है। वहीं निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव का वार्ड अनारक्षित श्रेणी में रहने से वे भी अपने वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर चेयरमैन और वार्डों के आरक्षण के निर्धारण के बाद समीकरणों में उलटफेर सामने आ रहे हैं।